भारतीय वास्तुकला कार्यक्रम की अगली 2 कड़ियों में हम देश की कुछ सबसे आकर्षक जल संरचनाओं में शामिल विज्ञान का पता लगाएंगे। इस कड़ी में हम दुनिया के पुराने बांधों में से कुछ प्रमुख बांधों जैसे श्रृंगवेरपुर, कलानी बांध सहित राजस्थान के किलों की अनोखी जल प्रबंधन संचयन संरचनाओं की यात्रा करते हुए मुगलों द्वारा उनकी वास्तुकलाओं में शामिल अभिनव हवा शीतलन प्रणाली यानी एयर कूलिंग सिस्टम को समझेंगे। अतीत का कोई भी कालखंड रहा हो या फिर दुनिया का कोई भी क्षेत्र, हर युग में हर संस्कृति की सबसे पहली आवश्यकता पानी रही है। हमारे देश की बात करें तो यहाँ जल प्रबंधन का इतिहास काफी पुराना है। इसका इतिहास इंसानों के समाज के रूप में संगठित होने के काफी पहले से है। इस बात के प्रमाण सिंधु सरस्वती घाटी के कुओं से मिलता है, जो तकरीबन 3 शताब्दी पूर्व के हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर शायद जल भंडारण टैंक ही थे। सिंधु घाटी के शहरों में भी जल भंडारण और जल निकासी की बेहतरीन प्रणालियां मौजूद थीं। इससे पहले की कड़ी में हमने प्राचीन शहर धौलावीरा की बात की थी। धौलावीरा शहर में उत्कृष्ट जल इंजीनियरिंग के काफी उदाहरणों को देखा जा सकता है। इन सभी उदाहरणों से हमें पता चलता है कि अतीत में हमारे देश में जल विज्ञान की गहरी समझ रही है। जल विज्ञान को सरल शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं कि यह विज्ञान की वो शाखा है जिसमें सतही और भूमिगत जल का व्यापक अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जल चक्र है। जल चक्र जल के विभिन्न रूपों की अनवरत यात्रा का ही दूसरा नाम है। जल ठोस बर्फ रूप में जमा रहता है। ये जल नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्रों जैसे जल स्रोतों में तरल रूप में उपस्थित रहता है। जल गर्मी से भाप में भी बदल सकता है। जल का भूमि में संग्रह एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए सदियों से जल संरक्षण और इसके उपयोग के लिए नई नई तकनीकों का विकास होता आया है। आइए हम भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के उदाहरण से समझते हैं कि कैसे इन नदियों द्वारा पानी को संग्रहित किया जाता था। हम इलाहाबाद से लगभग 35 किलोमीटर आ गए हैं। गंगा के इस हिस्से का भगवान राम की कहानी के साथ मितकीय संबंध है। हम प्राचीन जलीय इंजीनियरिंग के एक आश्चर्यजनक उदाहरण को समझने के लिए ईसा पूर्व पहली शताब्दी से पहले चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1977 से 1985 के दौरान इस साइट का उत्खनन किया गया था। इस उत्खनन के द्वारा बड़े आयताकार ईंटों के टैंक की एक श्रृंखला का पता चला था। इन जल संरचनाओं का उपयोग करके नवाचारी विधियों से शहर में नदी के पानी की आपूर्ति की जाती थी। इस जलाशय की विशेषता इसका आकार है। ये जलाशय एक पूरे शहर की पीने के पानी की जरूरतों को प्रबंधित करने की इंजीनियरिंग का रोचक उदाहरण था। हम इन टैंकों की कार्यप्रणाली को समझते हैं। मॉनसून के दौरान इन जल भंडारण स्रोतों में गंगा के पानी को जमा कर लिया जाता था। बारिश के मौसम में इनका जलस्तर लगभग 7-8 मीटर तक बढ़ जाता था। निश्चित ऊंचाई से अधिक होने पर अतिरिक्त पानी पास के तालाब में फैल जाता था। इस तालाब से एक विशेष नहर बनवाई गई थी जो 11 मीटर लंबी और 5 मीटर गहरी थी। इस नहर से पानी को श्रृंगवेरपुर के टैंकों में लाया जाता था। यहाँ 3 टैंक थे। नदी से पानी पहले मुख्य टैंक में प्रवेश करता था, जो एक अवसादी कक्ष के रूप में काम करता था। यहाँ गाद, गंदगी और मलबा जमकर बैठ जाता था। फिर
फिर अपेक्षाकृत साफ पानी मुख्य आयताकार टैंक में प्रवेश करने के लिए बहता था, जो ईंटों से बना था। यहां पानी को संग्रहित किया जाता था। इस टैंक से थोड़ी दूर अगले टैंक में केवल साफ पानी को ही जाने दिया जाता था। यह टैंक आयताकार आकार में था। यही टैंक श्रृंगवेरपुर के लिए पानी की आपूर्ति का प्राथमिक स्रोत बन गया था। परिसर के एक छोर पर एक वृत्तीय टैंक भी था। इसमें पानी तक पहुंचने के लिए चौड़ी सीढ़ियां थीं। इस स्थान के उत्खननकर्ताओं के अनुसार इस वृत्तीय टैंक के किनारे पर कुछ धार्मिक स्थल थे और इस टैंक के पानी का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान और प्रार्थना के लिए किया जाता था। इन प्रणालियों की कार्यविधि को आसानी से समझ सकते हैं। बाढ़ पानी के साथ काफी मिट्टी पत्थर भी लाती है, लेकिन इन प्रणालियों को इन सब से बचाव के लिए विशेष प्रकार से बनाया गया था। टैंक के अंदर छितराव संरचना नामक युक्ति के कारण बहाव के दौरान धीरे धीरे पानी के वेग को कम कर दिया जाता था। टैंक के वास्तविक निर्माण और आकार ने इस कार्य में मदद की। टैंकों का आधार संकीर्ण और ऊपरी मुहाना चौड़ा होता था। इस प्रकार पानी के प्रवेश वाला स्थान संकरा और बाहर निकलने वाला स्थान चौड़ा बनाया गया था। प्रत्येक अनुभाग में एक छोटा सा बाह्य झुकाव भी होता था, जिसके परिणाम स्वरूप जब पानी बढ़े हुए स्तर से बहता था तो उसका बहाव धीमा हो जाता था। इस प्रकार तलछटों को जमाव के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। इसमें 7 फैले हुए चैनल में एक मुख्य और अंतिम निकास चैनल भी शामिल थे। इस अंतिम निकास चैनल के माध्यम से अतिरिक्त पानी नदी में वापस चला जाता था। टैंक के आधार में कुओं की एक श्रृंखला तपती गर्मी के महीनों के दौरान भी भूजल तक पहुंच प्रदान करती थी। इस साइट पर हुए उत्खनन से हमें 2000 साल पहले भारत में अस्तित्व में रही जलीय इंजीनियरिंग विशेषज्ञता की झलक दिखाई देती है। एक ऐसा विचार जो आज भी इतना व्यवहारिक है कि इसे स्वच्छ गंगा कार्यक्रम में इस्तेमाल किया जा रहा है। जलाशयों और बांधों के निर्माण संबंधी तकनीक के विकास ने सिंचाई जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए पानी के प्रवाह को सीमित करने और उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के लिए कृषि का विशेष महत्व है, इसलिए पानी की पहुंच हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। भारत की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 80% हिस्सा 4 महीनों में यानी मध्य जून से मध्य अक्टूबर में बरस जाता है। इसलिए शेष 8 महीनों के दौरान फसलों आदि के लिए सिंचाई की जरूरत होती है। तो आइए देखें कि भारत में पहला बांध कहां बनाया गया था। ये हमें दक्षिण की महानतम नदियों की तरफ ले जाती है, जो है भव्य कावेरी नदी। इस तेजस्वी नदी के पानी में दुनिया के सबसे पुराने बांधों में से एक कलनई बांध स्थित है, जिसे 2000 साल पहले बनाया गया था। दुनिया के इस चौथे सबसे पुराने बांध का निर्माण चोल साम्राज्य के शासक करिकाल चोल ने दूसरी सदी में करवाया था। ये बांध आज दुनिया के सबसे पुराने सिंचाई साधनों में से एक है। श्रीरंगम द्वीप के करीब कावेरी नदी 2 धाराओं में बढ़ती है। दक्षिणी चैनल कावेरी के रूप में नीचे प्रवाहित होता है, जबकि उत्तरी चैनल को कोलिदम या कोलरून नदी कहा जाता है। इसके बाद ये 2 धाराएं आगे जाकर वापस मिल जाती हैं। इसी स्थान पर करिकाल चोल ने कलनई का निर्माण करने का निर्णय लिया था। उस समय बांध बांधने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई? असल में करिकाल ने मुख्य रूप से 2 कारणों से कलनई का निर्माण कराया था: बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई। जहां बरसात के मौसम में नदी भारी बाढ़ का कारण बनती थी, वहीं सूखे के महीनों के दौरान ये सूख जाती थी। पूरे साल पानी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए उन्होंने और उनके सलाहकारों ने इस भव्य परियोजना का विचार रखा था।
लेकिन क्या चोलों को इस तरह की संरचना को एक साथ रखने का ज्ञान था? हम जानते हैं कि कुशल योद्धा और विजेता होने के अलावा कला और शिल्प के क्षेत्र में उनकी गहरी समझ थी। तंजावुर के बृहदेश्वर और दरासुम के ऐरावतेश्वर जैसे मंदिरों के निर्माण कार्य से उनकी इंजीनियरिंग, कलात्मकता और वास्तुशिल्प प्रतिभा का प्रमाण मिलता है। पहला ज्ञात बांध 2900 ईसा पूर्व नील नदी पर बनाया गया था ताकि बाढ़ से मेम्फिस शहर की रक्षा की जा सके। रोमन साम्राज्य के समय में भी बांधों का निर्माण जारी था। प्रकृति में भी बांधों को देखा जाता है। बीवर नामक जीव शिकारियों से अपने बचाव के लिए गहराई में बांधों का निर्माण करता है। हम वापस कलनई बांध की ओर लौटते हैं, जो एक साधारण चेक बांध है। इस विशेष बांध को अनकटे पत्थरों से बनाया गया है। ये 329 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 5.4 मीटर ऊंचा है। ब्रिटिश शासन के समय इस बांध में एक ग्रिड विभाजक बनाया गया था। इसके अलावा पुराने बांध के ऊपर एक पुल भी बनाया गया था। चेक डैम के मामले में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इसके लिए स्थान का चुनाव करना होता है। स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बांध का प्रभाव इसी पर निर्भर होता है। चेक बांध के फायदे ये हैं कि इसके भंडारित सतही जल का उपयोग दोनों समय यानी मॉनसून के दौरान और उसके बाद में किया जा सकता है। पानी के रिचार्ज से उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ता है। चेक बांध विभिन्न आकार के हो सकते हैं और उन्हें पत्थरों, मिट्टी और सीमेंट सहित अलग-अलग सामग्रियों से बनाया जा सकता है। तंजावुर को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तंजावुर की इस उपलब्धि में इस बांध का भी योगदान है। ऐसा माना जाता है कि कलनई से आरंभ में 69,000 एकड़ भूमि सिंचित होती थी। हालांकि अब ये 10 लाख एकड़ के करीब क्षेत्र को सिंचित करता है। ये बांध बाढ़ के अतिरिक्त पानी से भी मुक्ति दिलाता है। यदि कभी बाढ़ कलनई की ओर आ जाती थी तो इसका बहाव सीधा समुद्र की तरफ होता था, जिससे कृषि को कम ही नुकसान होता था। अब हम राजस्थान के एक किले चित्तौड़गढ़ की ओर रुख करते हैं। हम इस किले को एक विशेष नजर से देखेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से मध्ययुगीन भारत में किलों जैसी संरचनाओं के निर्माण में जल विज्ञान का उपयोग किया गया था। कैसे एक संसाधन के रूप में पानी के प्रबंधन की तकनीक की जानकारी उस समय के लोगों को थी। मध्ययुगीन किलों से हम जल संचयन और प्रबंधन के विज्ञान के बारे में बहुत सी बातें सीख सकते हैं। सबसे पहले हम इन किलों के स्थलों के चयन में जल विज्ञान की भूमिका पर विचार करते हैं। ये किले मानव बस्तियों को आश्रय दिए हुए थे क्योंकि इनके पास पर्याप्त जल भंडारण प्रणाली मौजूद थी। आक्रमण करने वाली सेनाएं कभी-कभी महीनों तक इन किलों को घेरे रहती थीं। लेकिन किले के अंदर पर्याप्त पानी होने के कारण ये लंबे समय तक अपने रक्षकों और निवासियों को आश्रय प्रदान करते थे। चलिए समझते हैं चित्तौड़गढ़ को। यह किला पूर्वी सीमा में थार रेगिस्तान की अरावली पहाड़ियों में स्थित है। ये एक विशाल अंडाकार पहाड़ी के शिखर शीर्ष पर बना है। ये पहाड़ी लगभग 152 मीटर ऊंची है। किला पूरे शहर को आश्रय प्रदान करता था। एक अनुमान के अनुसार एक समय में इसमें तकरीबन 50,000 लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में हाथी और घोड़े भी रहा करते थे। औसत वार्षिक वर्षा यानी 700 मिलीमीटर से अधिक के वर्ष में किले में अगले 12 महीनों तक पर्याप्त पानी संग्रहित किया जाता था।
यहाँ तक कि रिसाव और वाष्पीकरण और अन्य कारणों से पानी की हानि के बाद भी 50,000 सैनिकों की फौज किले में 4 साल तक रह सकती है, और वो भी बिना पानी की चिंता किए। एक समय में किले में 84 जल स्रोत थे। आज इनमें से केवल 22 मौजूद हैं। इनमें तालाब, कुएं और बावड़ियां शामिल हैं। आइए हम पता लगाते हैं कि इनमें पानी किस तरह संग्रहित होता था। ये मूल रूप से भूमिगत स्रोतों और वर्षा जल संचयन स्रोत थे। इसमें भूजल संग्रहित होता है और जल, रेत और चट्टानों की भूजल संरचनाओं के माध्यम से निर्मित जलीय चट्टानी परतों के माध्यम से धीरे धीरे रिसता रहता है। एक जलीय चट्टानी परत यानी एक्वाफर जब पानी से इतना भर जाती है कि उससे भूमि सतह से पानी बहने लग जाए तो उसे झरना या स्प्रिंग कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण मूल रूप से जमीन पर गिरे बारिश के पानी का भंडारण करना है, जिसका उपयोग बाद में किया जा सके। चित्तौड़गढ़ के किले में सभी तालाबों में प्राकृतिक जल संग्राहक स्रोत हैं। चित्तौड़ के निर्माणकर्ताओं ने न केवल सतही पानी को संग्रहित किया बल्कि भूमिगत रिसाव को भी सहेजा था। कुंड और बावड़ियां तालाब के नीचे बनाए गए ताकि बाद में होने वाला रिसाव बर्बाद ना हो। 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला किले का लगभग 40% हिस्सा जल स्रोतों से घिरा है। जलाशय की औसत गहराई लगभग 2 मीटर है। यदि इस हिसाब से सभी जलाशयों की क्षमता की गणना की जाए तो सभी लगभग 4 अरब लीटर पानी को भंडारित रखते हैं। इससे पता चलता है कि उस समय जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया था। अब हम राजस्थान से दूर चलते हैं। हम मुगल कालीन विशाल संरचनाओं में से एक को जल विज्ञान की नजर से समझेंगे। हम नई दिल्ली स्थित लाल किले में कुछ ऐसी युक्तियों का पता लगाएंगे जिनके द्वारा मुगल अपने किलों को आश्चर्यजनक रूप से ठंडा रखते थे। जब शाहजहां ने अपनी राजधानी के लिए आगरा के बजाय दिल्ली को चुना तब 1638 में लाल किले का निर्माण किया गया। जब लाल किले का निर्माण हुआ तब ये यमुना नदी के पश्चिमी तट पर था। लाल किले का आकार एक अनियमित अष्टकोण की तरह का है, जिसमें पश्चिम और दक्षिण दोनों तरफ 2 मुख्य द्वार हैं, जिन्हें क्रमशः लाहौरी और दिल्ली द्वार कहा जाता है। मुगलों ने जिस चीज के साथ संघर्ष किया वो भारत की गर्मी थी, खासकर राजधानी दिल्ली की। इसीलिए अनेक मुगल किलों और महलों में कई अभिनव शीतलन युक्तियों का उपयोग किया गया। जालक आवरण और जालियों जैसी सरल युक्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश को कम किया गया। जाली छेदों के माध्यम से हवा को संपीड़ित करके तापमान को कम करने में मदद मिलती है। जब हवा इन छेदों से गुजरती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जिससे हवा का फैलाव अधिक होता है। दीवाने खास में 4 मीटर की दूरी पर खंभों के 2 सेट हैं। खंभों के प्रत्येक सेट में आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय के हिसाब से पर्दे और आवरण फिट हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गर्मियों के दौरान 3 सेटों के आवरणों का उपयोग किया जाता था, जिनमें से 2 घास की चटाइयों से बने होते थे, जिन्हें पानी के छिड़काव से गीला रखा जाता था। सर्दियों के दौरान इन आवरणों पर भारी रजाईदार पर्दे डाले जाते थे। दिन में इन पर्दों को ऊपर उठाया जाता था ताकि सूर्य की धूप से इमारत के अंदरूनी हिस्से गर्म हो सकें, और शाम को इन्हें नीचे गिरा दिया जाता था, जिससे गर्मी अंदर ही बनी रहे। किले में अन्य स्थायी सुविधाएं भी थीं। शीश महल जैसे आवासीय क्षेत्रों की कई दीवारों को अतिरिक्त मोटा बनाया गया था, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि वो ठंडी रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि इन ठोस दीवारों के माध्यम से ऊष्मा के बहाव का मापन उसकी चालकता के आधार पर होता था। हम जानते हैं कि ऊष्मा या गर्मी के प्रवाह की दर सामग्री की मोटाई के समानुपाती होती है। मुगलों ने ऐसे स्थानों में शीतलन के लिए अनेक रोचक तकनीकी प्रयोग किए।
उदाहरण के लिए किले की कई आंतरिक दीवारें वास्तव में 2 दीवारों से बनी थीं, जो बीच में खोखली थीं। दीवारों के मध्य के इस खोखले स्थान से बहते हुए पानी से भवन ठंडे रहते थे। इसके अलावा दीवारों में धसे हुए छोटे नक्काशीदार छिद्र हवा को ठंडा करते थे। किले के कई ढांचों को, जैसे शाहबुर्ज को, हाइड्रोलिक प्रणाली का एक हिस्सा बनाया गया था। महलों में हाइड्रोलिक दबाव का इस्तेमाल करने वाली एक प्रणाली थी, जिससे नदी से पानी लाया जाता था, लेकिन अब यह काम नहीं करती है। इस शाहबुर्ज से सटा हुआ संगे मरमर का एक मंडप बुर्ज शामली था, जिसमें एक चादर यानी एक ढालदार संगे मरमर का ढलान था, जिसे इस तरह गढ़ा गया था कि पानी तेज गति से बहकर संगे मरमर के कंगूरेदार जलकुंड में गिरे, जहां से ये स्वाभाविक तरीके से इससे जुड़ी नहरों में पहुंचे। ये सभी मिलकर नहरे बहिश्त या स्वर्ग का झरना बनाती थीं। इसके बाद नहरे बहिश्त किले के मुख्य कक्षों से गुजरती हुई शाहजहानाबाद शहर में प्रवेश करती है। किले के अंदर एक शानदार बावड़ी भी है, जिसे इस किले से भी पुराना माना जाता है। इससे भी आश्चर्य की बात तो यह है कि ये आज भी अच्छी हालत में है। इस बावड़ी की संरचना अनोखी है। इसमें सामान्यतः एक तरफ सीढ़ियों की बजाय दोनों ओर सीढ़ियां हैं, जो नीचे पानी की तरफ जाती हैं। 90 डिग्री पर सीढ़ियों के 2 समूह हैं, जो एक दूसरे से उलट हैं, जिससे इस बावड़ी को एल आकार मिलता है। नीचे की ओर जहां सीढ़ियां मिलती हैं, वहां एक अष्टकोणीय टैंक है, जिसका व्यास 6.50 मीटर और गहराई 14.27 मीटर है। जल संरचनाओं के इतिहास और विकास में हमें अतीत में मौजूद विज्ञान और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। किसी भी प्रकार की बसावट के लिए अति आवश्यक घटक के रूप में पानी के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसीलिए हम अगली कड़ी में भी जल संरचनाओं से संबंधित रोचक तथ्यों को जानेंगे।